सलाम दोस्तों और सेलिब्रेट करने वाले सभी दोस्तों को मैरी क्रिसमस। आज मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म का बर्थडे है और मैंने सोचा उनके मुतल्लिक जो फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं उन पर कुछ बात की जाए, मगर वो इतनी है कि ये ज़माना गुजर जा सकता है, इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं, घंटों इस पर बात की जा सकती है, मगर वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। उसके नतीजे में मैंने सोचा कि कुछ दो चार सवालात ही पर बात की जाए, क्यों ना वो अगर हल हो जाएं तो शायद ये एक अच्छी कोशिश रहेगी और देखने वाले भी इस बात से मुतमईन होंगे और वो खुद भी जाके चीज़ों को आगे समझने की कोशिश करेंगे। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी को सिस्टम ने बहुत ख़तरनाक तरीके से मैनिपुलेट किया है और वो आज तक करता आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कायदे-ए-आज़म की पर्सनैलिटी को ख़तरनाक दिशा में बहाने की कोशिश करते हैं और अपने ख़ास मकसद पूरे करने के लिए उनकी पर्सनैलिटी को इस्तेमाल करते हैं, मगर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, पेशा वाराना ज़िंदगी में और सियासत में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैंने सोचा कि उनके 3-4 सवालात हैं जो ख़ास मैंने चुने हैं, उन पर बात की जाए। तो आइए वो 4 सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो कि मिस फैक्ट हैं और फैक्चुअल मिस्टेक्स भी इन्हें कह सकते हैं आप, और मिस रिप्रेजेंटेशन है मोहम्मद अली जिन्ना साहब की। तो आइए पहला सवाल ये आता है कि कायदे आज़म ने जिस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी काविशें और कोशिशें सरअंजाम दी, क्या उस मुल्क के अंदर वो थियोक्रेसी लागू करने वाले थे? इस सवाल का जवाब बिल्कुल उसके उलट है दोस्तों। कायदे आज़म ने कैटेगोरिकली बहुत जगहों पर ये अपना मौक़िफ़ वाज़े किया कि हमने जो मुल्क हासिल किया है उसके अंदर किसी किस्म की थियोक्रेसी लागू नहीं की जाएगी, मगर उसके मौक़िफ़ के बाद उनके बाद बहुत सारे सियासतदानों ने और इस मुल्क के सिस्टम ने ये कोशिश की कि उनके इस बयान को किसी न किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, और वो कोशिश आज तक ज़ैद हामिद जैसे लोगों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद भी है। इस जवाब का अगर दूसरा हम पहलू देखें और इसकी थोड़ी ट्रेसेस मालूम करने की कोशिश करें तो हमें मालूम पड़ता है कि जो पार्टीशन से पहले जो मजहबी जमायतें थी वो कांग्रेस के साथ अपना मौक़िफ़ रखती थी। जमायत उलमा हिंद के मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर ज़हीरुद्दीन, ऑल इंडिया मजलिस एरार के सदर हसामुद्दीन और ऑल पार्टी शिया कॉन्फ्रेंस के सदर हुसैन भाई लालाजी और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के सदर अब्दुल मजीद ख्वाजा शामिल थे। ये लोग वो थे जिन्होंने कायदे आज़म की मुखालफत की और कायदे आज़म के पाकिस्तान की मुखालफत की दोस्तों। आइए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल दोस्तों कायदे आज़म की उस बीमारी पर है जिस पर लातादाद कहानियाँ बन चुकी हैं। वो कहानी कुछ इस तरह है कि अगर नेहरू, पटेल, माउंटबेटन या गांधी को कायदे आज़म की बीमारी जो टीबी थी उन्हें उनके बारे में पहले पता होता, 1946 में पता चल जाता, तो शायद पार्टीशन का जो सारा मामला है वो होता ही नहीं कभी और ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही रहता। मगर ये कहानी भी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कोई असल में वाक़या हुआ ही नहीं है। ये कहानी बुनियादी तौर पर एक किताब है जो कि 2 फ्रेंच राइटर्स ने लिखी, उसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें ये कहानी बताई गई है कि मुंबई के एक डॉक्टर है जिनके पास जिन्ना साहब जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि आपको टीबी है और आप बस कुछ चंद सालों के ही मेहमान अभी रह गए हैं। और उसके बाद उस डॉक्टर ने जिन्ना साहब की जो एक्सरेज थी वो बगैर किसी नाम से अपने फाइल में डाल दी और वहीं की वहीं रह गई। मगर उसके बाद 1997 में एक दूसरी किताब आई जो इनके लिए उस पर इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने जो नताइज हासिल किए वो कुछ यूँ थे कि ये जो नाम बताया जा रहा है उस खास किताब के अंदर, ऐसा कोई डॉक्टर मुंबई में था ही नहीं, और जो माह बताए जा रहे हैं मई और जून, उस दोनों माह में 1946 में जिन्ना साहब मुंबई में ही नहीं थे बल्कि वो शिमला और दिल्ली के दरमियान ट्रेवल कर रहे थे और वो एक खास मुआहदा चल रहा था, उसकी बातचीत चल रही थी और वो उसमें मसरूफ़ थे। सवाल दोस्तों इस मुतालिक है कि क्या कायदे आज़म ने कभी खिलाफत उस्मानिया पर कोई मौक़िफ़ दिया? जब खिलाफत उस्मानिया को बिखेरने के लिए जो प्लान बनाया गया था बरतानिया ने, क्या उस पर कोई मौक़िफ़ दिया, या जो तहरीक चल रही थी जिसे खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, क्या उसमें कोई हिस्सा लिया? इस जवाब से पहले आपको ये समझा दूँ कि जिस तरह से निसाबी किताबों में ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली भी उन आदमियों में या उन लीडरान में से एक थे जो कि कायदे आज़म की तहरीक पाकिस्तान में उनके साथ साथ खड़े थे, मगर सच बिल्कुल उसके अपोजिट है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, पाकिस्तान बल्कि कायदे आज़म ने खिलाफत तहरीक में कोई हिस्सा नहीं लिया और उस पर उनका जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल क्लियर था, और वो ये था
کہ जिस तरह की रेडिकल इस्लामिक रियासत है खिलाफत उस्मानिया, उससे मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। अब वो उन्होंने मौक़िफ़ क्यों दिया, इसकी बहुत सारी तशरीहें की जा सकती हैं, मगर ये एक बात बिल्कुल सबसे ज़ाहिर जो बात है वो ये है कि कायदे आज़म एक प्रोग्रेसिव किस्म के आदमी थे और वो जानते थे कि खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाई, इसलिए मुसलमानों को अपनी जदोजहद करनी चाहिए और वो अपने लिए एक अलग मुल्क बनाएं, और जो भी मुल्क बनाएं उसमें एक डेमोक्रेसी हो जो कि प्रोग्रेसिव किस्म की डेमोक्रेसी जैसे कहते हैं। जिन्ना साहब पर क्या कुछ नहीं बना, कहानियाँ बनी, फिल्में बनी, गाने बने, एडवर्टाइजमेंट बनी। डालडा कुकिंग ऑयल ने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की अपने एडवर्टाइजमेंट में, उनकी कोई ना कोई इश्तिहार, कोई ना कोई कॉल शामिल कर दिया। जेड डॉट ने कायदे आज़म का रेप्लिका बना दिया और अपने कपड़े सेल करने के लिए कायदे आज़म को कम्यूडिफाई कर दिया। जाहिर सी बात है जिन्ना साहब को ट्रिब्यूट भी करना था और अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करनी थी, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दोस्तों आते हैं अपने चौथे और आखिरी सवाल पर, और ये सवाल बुनियादी तौर पर एक कहानी है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह सच है और क्या झूठ है। ये कहानी है बुनियादी तौर पर हज़रत मोहानी से मुंसलिक, और वो कहते हैं कि एक दिन मैं कायदे आज़म से मिलने गया और वो अपने ड्राइंग रूम में नहीं थे जहाँ पर उन्हें मिलना था। तो मैं यूँ टहलते टहलते उनके कमरे तक पहुँच गया और मैंने देखा कि कायदे आज़म मुसल्ले पर बैठे हुए हैं और वो ज़ारो ज़ार रो रहे हैं और उम्मत मुस्लिम की, बल्कि पाकिस्तान के मुसलमानों की निजात की दुआ मांग रहे हैं। आइए दोस्तों इस कहानी को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कहानी की कोई अचल। कायदे आज़म जब भी किसी को वक्त देते थे तो वो अपने वक्त के बहुत पाबंद होते थे, और अगर किसी से नहीं मिलना होता था तो वो किसी को भी वक्त नहीं देते थे। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि कायदे आज़म एक प्रोफेशनल आदमी थे और वो पॉलिटिकली आदमी भी थे, और वो उनकी कोई पर्सनल लाइफ भी होती होगी। वो नमाज़ पढ़ रहे थे, वो मुसल्ले पर बैठे हुए थे, रो रहे थे, रो नहीं रहे थे, ये एक अलग बहस है, इस पर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मगर सवाल ये है कि कायदे आज़म कभी भी किसी को इतना फ्री नहीं किया कि कोई भी बंदा उनके कमरे तक आ पहुँचे। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिएगा कि मुस्लिम लीग के किसी भी लीडर को इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी भी रहनुमा को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कायदे आज़म के कमरे तक उनकी इजाज़त के बग़ैर पहुँचे, और वो भी बिना नॉक किए अंदर चला जाए। अच्छा, ये चीज़ें क्यों मैं कह रहा हूँ, उसका एक पस मंज़र होता है। हम कायदे आज़म की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उनकी तबीयत भी देखनी पड़ती है हमें, तो उनकी तबीयत में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिलती हमें दोस्तों। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इस पर बात करनी है, कोई कमेंट करना है, या कोई कुछ चीज़ पूछनी है, या कोई एतराज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप YouTube का चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो वेलकम, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।